पीटर थील की मशहूर किताब 0 to 1 के इस डीप डाइव विश्लेषण में स्वागत है। आज हम भविष्य के निर्माण को लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प और विपरीत विचारों पर चर्चा करने वाले हैं। दुनिया में इनोवेशन को लेकर कई भ्रांतियां हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कोई बस एक अंधी दौड़ में भाग रहा है ना? दूसरों की नकल करना और भीड़ का हिस्सा बन जाना। लेकिन सच्चाई यह है कि असली इनोवेशन वहां बिल्कुल नहीं होता। आज हम ये समझेंगे कि एक ऐसा भविष्य कैसे बनाया जाए जो केवल आज का विस्तार न हो, बल्कि कुछ बिल्कुल नया हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आइए सीधे इस बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। वो कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिस पर बहुत कम लोग सहमत हैं? पीटर थील अक्सर अपने इंटरव्यूज में यही सवाल पूछते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर एक कॉन्ट्रेरियन या विपरीत मानसिकता अपनाने पर मजबूर कर देता है। बचपन से ही हमें एक जैसी बातें मानने और बनी बनाई व्यवस्था पर चलने की ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन सोचिए जरा, अगर दुनिया में कुछ भी सच में महान या नया बनाना है तो उस स्थापित सोच के दायरे से बाहर आना ही होगा। जो सच पूरी दुनिया अनदेखा कर रही है, वही सच आने वाले कल की नींव रखता है। भाग 1, प्रगति के दो रूप। उस कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट को ध्यान में रखते हुए यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रगति यानी प्रोग्रेस का असली मतलब क्या है। इसे हम दो बहुत ही स्पष्ट रूपों में देख सकते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज प्रगति, जिसे 1 से n तक जाना कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है उन चीजों की नकल करना जो पहले से काम कर रही हैं। ग्लोबलाइजेशन इसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। जैसे एक टाइपराइटर को देखकर 100 और टाइपराइटर बना देना। लेकिन इसके बिल्कुल उलट है वर्टिकल या लंबवत प्रगति, यानी 0 से 1 तक का सफर। यह पूरी तरह से नई चीजों का आविष्कार करने के बारे में है। जैसे टाइपराइटर की कॉपी बनाने की बजाय सीधा एक वर्ड प्रोसेसर ही बना डालना। और यही हमारा मेन फोकस भी है, क्योंकि भविष्य का असली निर्माण इसी 0 to 1 वाली तकनीक से होता है, न कि पुरानी चीजों को दोहराने से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, प्रतिस्पर्धा की विचारधारा। अब जरा इस कोट को देखिए, प्रतिस्पर्धा हारने वालों के लिए है। ये सुनते ही एकदम झटका लगता है ना? क्योंकि अक्सर कंपटीशन को तो तरक्की और पूंजीवाद का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस किताब के अनुसार ये एक बहुत बड़ा मिथक है। जब कोई भी बिजनेस केवल कंपटीशन में उलझा रहता है तो उसका सारा फोकस, सारी एनर्जी बस किसी तरह मार्केट में टिके रहने पर खर्च हो जाती है। ये विचार हमें मजबूर करता है कि हम बिजनेस और उसके सर्वाइवल को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखें। और ये तुलना बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक परफेक्ट कंपटीशन और एक एकाधिकार यानी मोनोपोली के बीच का असली अंतर क्या है। परफेक्ट कंपटीशन में फंसी कंपनियां, जैसे कि एयरलाइंस का बिजनेस ले लीजिए, मुनाफे के लिए हर दिन एक दूसरे से लड़ती हैं। नतीजा, उनका प्रॉफिट मार्जिन गिरकर लगभग 0 हो जाता है। उनका पूरा ध्यान बस आज के सर्वाइवल पर अटका रहता है। इसके बिल्कुल विपरीत गूगल सर्च जैसी मोनोपोली वाली कंपनियां लंबी अवधि के इनोवेशन पर फोकस कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका मुनाफा सुरक्षित है, स्टेबल है और उन्हें खल खत्म हो जाने का डर नहीं सताता। भाग 3, सफलता के इंजन एकाधिकार। अब यहां से मोनोपोली या एकाधिकार को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। अक्सर समाज में इस शब्द को बहुत ही नेगेटिव माना जाता है, लेकिन लंबे समय की सफलता के लिए एक रचनात्मक एकाधिकार या क्रिएटिव मोनोपोली का होना बहुत ही जरूरी है। ये कंपनियां अपने काम में इतनी बेहतरीन होती हैं कि कोई और उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। एक तेजी से बदलती दुनिया में ऐसी क्रिएटिव मोनोपोली समाज के लिए बहुत अच्छी होती हैं। चूंकि इन्हें हर दिन टिके रहने की जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, इसलिए ये भारी मुनाफा कमाती हैं। और मजे की बात यह है कि इसी मुनाफे का इस्तेमाल वे अपने कर्मचारियों का ध्यान रखने, बड़े और महत्वाकांक्षी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करने और अंततः पूरी दुनिया को आगे ले जाने के लिए करती हैं। खैर, ये एक बहुत ही मजेदार विडंबना है। जो कंपनियां सच में मोनोपोली रखती हैं, वे अक्सर रेगुलेटर्स और सरकार की नज़रों से बचने के लिए खुद को बहुत छोटा या किसी बहुत बड़े बाजार का एक मामूली हिस्सा बताती हैं। जैसे गूगल खुद को सिर्फ एक सर्च इंजन कहने के बजाय ग्लोबल एडवर्टाइजिंग मार्केट का हिस्सा बताता है ताकि वो छोटा लगे। वहीं दूसरी तरफ भारी कंपटीशन में फंसा कोई छोटा सा रेस्टोरेंट इन्वेस्टर्स के सामने खुद को सबसे यूनिक साबित करने के लिए अपने मार्केट को बहुत ही छोटे और संकीर्ण दायरे में परिभाषित करता है। बिल्कुल उल्टा खेल चल रहा है। भाग 4, एकाधिकार की 4 विशेषताएं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी आखिर एक मजबूत और लंबे समय तक चलने वाली मोनोपोली बनती कैसे है। यहाँ 4 मुख्य विशेषताएं हैं जो एक मोनोपोली की सफलता की पक्की चेकलिस्ट बनाती हैं। प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, नेटवर्क इफेक्ट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और ब्रांडिंग।
अगर कोई भी बिजनेस भविष्य पर राज करना चाहता है तो उसे इन 4 स्तंभों पर खड़ा होना ही होगा। आइए इन्हें फटाफट एक एक करके डिकोड करते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी यानी कंपनी की अपनी खास तकनीक कैसी होनी चाहिए। नियम बड़ा सिंपल है, ये अपने सबसे करीबी विकल्प से कम 10 गुना बेहतर होनी चाहिए। सिर्फ 10 या 20% का सुधार काफ़ी नहीं है। अगर कोई प्रोडक्ट मौजूदा तकनीक से सीधा 10 गुना बेहतर है, बस तभी वो कंपटीशन को पूरी तरह से खत्म करके एक सच्ची मोनोपोली खड़ी कर सकता है। दूसरी खासियत है नेटवर्क इफेक्ट्स। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ज्यादा लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ एक कैच है। नेटवर्क इफेक्ट्स तभी काम करते हैं जब वे किसी बहुत ही छोटे और खास टारगेट ग्रुप से शुरू हों। फेसबुक का ही उदाहरण ले लीजिए। उसने पहले दिन से पूरी दुनिया को टारगेट नहीं किया था। शुरुआत सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छोटे से ग्रुप से हुई थी, जहां वो प्रोडक्ट उन शुरुआती यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल था। तीसरी विशेषता है पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं या इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये चीज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में एकदम जादू की तरह काम करती है। देखिए, एक बार सॉफ्टवेयर बनाने की शुरुआती लागत जो कि काफी ज्यादा होती है, वो पूरी हो गई तो उसके बाद उसकी लाखों कॉपियां बांटने का खर्च लगभग 0 होता है। जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है, बिजनेस इतना मजबूत हो जाता है कि एक अभेद दीवार बन जाती है जिसे कोई पार नहीं कर सकता। और अब आते हैं भाग 5 पर, वर्चस्व का मार्ग। अमेज़न जैसी विशाल कंपनी ने अपना पूरा साम्राज्य कैसे खड़ा किया, इसकी स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की है। उन्होंने सीधे सब कुछ बेचना नहीं शुरू किया। 1994 में शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटे खास मार्केट से, यानी सिर्फ किताबें। जब उस छोटे मार्केट पर पूरी तरह से कब्जा हो गया, सिर्फ तब उन्होंने आसपास के मार्केट्स जैसे सीडी और डीवीडीज में कदम रखा। और फिर धीरे धीरे स्केल करते हुए वे दी एवरीथिंग स्टोर बन गए। सबक यही है कि शुरुआत में ही बहुत बड़े मार्केट में कूदने से बचना चाहिए। आजकल सिलिकॉन वैली और स्टार्टअप्स की दुनिया में डिसरप्शन या व्यवधान शब्द बहुत सुनने को मिलता है। हर कोई किसी न किसी इंडस्ट्री को डिसरप्ट करना चाहता है, लेकिन यह एक बहुत ही खतरनाक रास्ता हो सकता है। जो कंपनियां सिर्फ दूसरों को बाधित करने की कोशिश करती हैं, वे बेवजह बड़े और ताकतवर दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं और अक्सर खुद ही खत्म हो जाती हैं। इसके बजाय फोकस निश्चित आशावाद या डेफिनेट ऑप्टिमिज्म पर होना चाहिए। मतलब भविष्य को किस्मत के भरोसे छोड़ने के बजाय एक पक्की और लंबी प्लानिंग के साथ एक बेहतर कल का निर्माण करना। वेंचर कैपिटल और निवेश की दुनिया में इसे पावर लॉ या पारेतो सिद्धांत कहा जाता है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उन चुनिंदा कंपनियों के पास जाता है जो 0 से 1 तक का सफर कामयाबी से तय करती हैं। हैरानी की बात देखिए, एक अकेला सफल स्टार्टअप बाकी सभी इन्वेस्टमेंट्स को मिलाकर भी उनसे कहीं ज्यादा रिटर्न दे देता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चे इनोवेशन और एक शानदार मोनोपोली की वैल्यू असल में कितनी ज्यादा होती है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ इसी एक बहुत ही गहरे और उत्तेजक विचार पर आकर रुकता है। दुनिया में आज भी ऐसे ढेरों छिपे हुए रहस्य हैं जिन्हें किसी ने नहीं सुलझाया है। प्रोग्रेस कभी भी अपने आप नहीं होती, उसे जानबूझकर मेहनत से डिजाइन करना पड़ता है। कंपटीशन की इस अंधी दौड़ से बाहर निकलने का और 0 to 1 की तरफ कदम बढ़ाने का यही सही समय है। ये सवाल हम सबके लिए एक चुनौती है। वह कौन सी मूल्यवान कंपनी है जिसे कोई नहीं बना रहा? हमें उन अनछुए रास्तों को खोजना होगा और एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना होगा जिसकी शायद अभी तक किसी ने कल्पना भी ना की हो।